दूसरे प्लैनेट्स पर जीवन होने की संभावना के बारे में नए सुरागों के सामने आने के बीच हबल स्टार्स की लाइफ साइकिल का लेखा जोखा तैयार करने में साइंटिस्ट की मदद कर रहा है। 1995 के स्प्रिंग में एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी के जेफ हेस्टर ये तो जानते थे कि स्टार्स गैस और डस्ट के क्लाउड से पैदा होते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि ये क्लाउड्स स्टार्स को पैदा कैसे करते हैं। 1995 में एस्ट्रोनॉमर्स को लगता था कि कॉन्स्टेलेशन ऑफ सर्पेंट्स में ईगल नेब्यूला शायद इसका सुराग दे सकता है कि क्लाउड स्टार्स को पैदा कैसे करते हैं। अर्थ पर लगे बेहद ताकतवर टेलीस्कोप्स भी उसका साफ नजारा नहीं देख पाते थे। एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी के जेफ हेस्टर ने हबल स्पेस टेलीस्कोप का रुख ईगल नेब्यूला की तरफ किया। हबल से अपनी इमेजेस डाउनलोड करने पर हेस्टर को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। ये हबल की भेजी उस ईगल नेब्यूला की पहली पिक्चर है जो 65,000 लाइट ईयर्स दूर है। ये गैस और डस्ट के बने 3 बहुत बड़े पिलर्स दिखाती है। बाईं तरफ वाला टावर करीब 4 लाइट ईयर्स ऊंचा है। इन्हें इनकी शेप मिलती है इनके बहुत पास मौजूद कुछ बहुत बहुत बड़े चमकदार बहुत गर्म स्टार्स से, जो बहुत ही बड़ी तादाद में अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन छोड़ रहे हैं, जो कि अपनी सराउंडिंग्स को तैयार कर रही है। ये सेलेस्टियल पिलर्स इतनी कमाल की बारीकियों के साथ कभी सामने नहीं आए थे। पहली बार साइंटिस्ट ने देखा कि हर पिलर गैस के छोटे छोटे क्लम्प्सेस से भरा पड़ा था। क्या ऐसे क्लम्प्सेस स्टार्स के जन्म की गुमशुदा कड़ी हो सकते हैं? हेस्टर ने क्लम्प्सेस को नाम दिया इवेपोरेटिंग गैसियस ग्लोब्यूल्स, यानी एग्स। इमेज ने कुछ एग्स के अंदर एम्ब्रियोनिक स्टार्स दिखाए। हमारे सामने एक बहुत डायनामिक प्रोसेस की तस्वीर है, ऐसी चीज की तस्वीर जो चेंज हो रही है। एज पार्ट ऑफ दैट चेंज, स्टार्स की अगली जनरेशन उभर रही है। जैसे यहां ये वाला, इसमें वो छोटी सी रेड डॉट एक्चुअली स्टार है, और ये तो कुछ खास ही है। इसमें एग की टिप से एक्चुअली स्टार निकलता दिख रहा है। फोटो में एग्स छोटे दिखाई देते हैं, लेकिन इनमें से हर एक में हमारा पूरा सोलर सिस्टम आसानी से समा सकता है। गैस के ये गर्म क्लम्प्सेस स्टार के बनने की पहली स्टेज हैं, और जिन टावर से वो लटके हैं उन्हें बिल्कुल सही नाम दिया गया है, द पिलर्स ऑफ क्रिएशन। हबल की ईगल नेब्यूला की इमेज हमें स्टार्स के पैदा होने की एक शुरुआती स्टेज दिखाती है। ये जो नहीं दिखाती वो है अगली स्टेज, कि स्टार्स एग से बाहर कैसे आते हैं। जवाब मिला 1994 में हबल की कैद की 1500 लाइट ईयर्स दूर स्वॉर्ड ऑफ ओरायन के एक नेब्यूला की इमेजेस में। ईगल नेब्यूला की तरह ओरायन भी स्टार्स पैदा करता है। साइंटिस्ट ने इस इमेज की बारीक जांच की तो उन्हें छोटे छोटे डार्क स्पॉट्स दिखे। गैस और डस्ट की चपटी डिस्क जो ताजे हैच हुए, इन स्पॉट्स को डिस्क्स। सेंटर में बेबी स्टार के बढ़ने के दौरान प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क गर्म होकर एक प्लैनेट मेकिंग फैक्ट्री बन जाती है। डस्ट के अनगिनत छोटे छोटे पार्टिकल्स गैस में घूमते रहते हैं। डस्ट पार्टिकल से 1000 गुना छोटी ये डस्ट कॉस्मिक डस्ट बनीज में आपस में सटी रहती है। सैकड़ों हजारों सालों के दौरान ये डस्ट बनीज धीरे धीरे छोटे छोटे एस्टेरॉइड्स, मून्स और प्लैनेट्स बन जाते हैं। वक्त बाद गैस या तो न्यूबॉर्न स्टार पर गिरकर या स्टेलर विंड्स में बहकर गायब हो जाती है और अपने पीछे एक न्यूबॉर्न प्लैनेटरी सिस्टम छोड़ जाती है।
ऐसा ही हुआ होगा अगर आप 4.5 अरब साल पीछे जाकर देखें तो। सन और सोलर सिस्टम के बनने को देखें तो वो उसी तरह का एनवायरनमेंट रहा होगा जैसा इसमें दिखता है। हम 4.5 अरब साल पीछे तो नहीं लौट सकते, पर हेस्टर की शुरुआती ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च से तेजी से 20 साल आगे आए तो हबल हमें नई जानकारी दे रहा है। So 2014 में हमने पिलर्स ऑफ क्रिएशन को फिर से देखा। यहाँ ये विजिबल लाइट में दिखते हैं और यहाँ ये नजर आ रहे हैं थोड़े से बाहर हबल के वाइड फील्ड कैमरा 3 में इंफ्रारेड में। इस पिक्चर में हमें क्लाउड्स के पार स्टार्स पैदा होते दिखते हैं, उन पिलर्स में भी और उनसे आगे भी। उनके पीछे हजारों स्टार्स मौजूद हैं। हबल टेलीस्कोप ने क्लाउड्स और स्टार्स के पैदा होने में कुछ और भी देखा, एस्ट्रोफिजिकल जेट्स। थोड़ी अकल लगाएं तो ये स्टार वॉर्स की घुड़सवार फौज दिखती है, लेकिन ये एक स्टार के पैदा होने की शुरुआत का नतीजा है, जब ये बनता है फटने से बचने की कोशिश करता हुआ। ये इतनी तेजी से घूमता है कि इससे कुछ मटेरियल गिरने लगता है। इट्स लूजिंग स्टफ, लेकिन सिर्फ बहुत तेजी से मूव करती गैस के इन टाइट कॉलम्स में। जैसे होज से पानी निकलता है, वैसे ही यहाँ ये स्टार से निकल रहा है। आप बेसिकली स्टार से इजेक्शंस की हिस्ट्री देख रहे हैं बीते 1000 सालों में। जेट वक्त की एक तस्वीर जैसा है, उस बर्थ प्रोसेस की जो हमारे पास कई सोलर सिस्टम सामने ला सकती है, लेकिन जहां जन्म है वहां मरण भी है। 2004 में हबल की कैद की एक तस्वीर ने हमें हमारे अंत की एक झलक दिखाई। हीलिक्स नेब्यूला। स्टार की ये आउटर लेयर्स फैलते हुए अपने पीछे सॉलिडिफाइड ऑक्सीजन और कार्बन का एक झुलसता हुआ गर्म गोला छोड़ती हैं, जिसे एस्ट्रोनॉमर्स कहते हैं व्हाइट ड्वार्फ। किसी दिन यही चीज हमारे सन के साथ होगी। सन का फ्यूल खत्म हो जाएगा और इससे ये फैलकर एक बड़ा सा रेड स्टार बन जाएगा। ये बुरी खबर है। हमारे प्लैनेट पर टेम्परेचर 1000 डिग्री से ज्यादा हो जाएगा। धरती पर सारा जीवन खत्म हो जाएगा। हमारे सोलर सिस्टम में गर्म गैस की एक दीवार धरती को ढकते हुए स्पेस तक छा जाएगी। इसके रास्ते में आने वाला हर प्लैनेट और मून राख हो जाएगा। हमारा सन बस एक कलर्ड स्प्लैश जैसा बचेगा, जो हजारों लाइट ईयर्स दूर से भी दिखेगा, कुछ इस तरह। तो ह्यूमन रेस के सामने एक वार्निंग है। हमारे पास बस 5 अरब साल का वक्त है। लेकिन हमारे सन का खत्म होना उस कहीं ज्यादा ताकतवर डाउनफॉल के सामने फीका है, जिसकी हमने हबल की बदौलत एक झलक कैद की है। कुछ स्टार्स हमारे सन से सैकड़ों गुना ज्यादा बड़े हैं। जितना बड़ा स्टार, उतनी उसकी छोटी जिंदगी और उतनी ही दर्दनाक होती है उसकी मौत। ये स्टार्स फटकर एक बहुत बड़ी फायरबॉल बनाते हैं, जिसे कहते हैं सुपरनोवा। इस तरह का स्टार सुपरनोवा की तरह एक्सप्लोड नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल सन भी नहीं कर सकता। इसमें वो वाली बात नहीं है। इसमें मास नहीं है जो एक्सप्लोजन के लिए उसे चाहिए, जो स्टार के बीचों बीच होता है ब्लो अप करने के लिए। कुछ ही स्टार्स हैं गैलेक्सी में जो इस तरह का एक्सप्लोजन कर सकते हैं। हर स्टार बड़ी सफाई के साथ इनवर्ट पुल, अपनी ग्रेविटी और उस हीट के आउटवर्ड प्रेशर के बीच बैलेंस होता है, जो न्यूक्लियर फ्यूजन से पैदा होता है। इसका फ्यूल खत्म होने पर बैलेंस के लिए जरूरी प्रेशर नहीं बचता। ऐसे में ग्रेविटी हावी हो जाती है और स्टार अंदर धंसकर फट जाता है। सुपरनोवा की पूरी हीट स्टार और उसके आसपास की हर चीज को तबाह कर देती है। ऐसा ही बहुत बड़ा स्टार हमारी अपनी गैलेक्सी में फट चुका है, द क्रैब नेब्यूला।
हबल टेलीस्कोप ने उसके बाद के हालात रिकॉर्ड किए।